नमस्कार। हरियाणा चुनाव में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे मंत्री, कांग्रेस, बीजेपी, आज़ाद उम्मीदवार 8 तारीख को अपना भाग्य आजमाएंगे। बहुत सारे लोग विधायक पद की दौड़ में शामिल। हरियाणा का ये चुनाव अब की बार कुछ ज़्यादा ही खास होने जा रहा है। खास इसलिए क्योंकि वैसे साथ में जम्मू में भी इलेक्शन है और हरियाणा में भी हैं, लेकिन पूरे देश में हरियाणा के इलेक्शन पर जनता की, पार्टियों की नज़रें टिकी हुई हैं। उससे कुछ विशेष कारण हैं। उनमें से पहला कारण हम इसको मान सकते हैं कि जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं, विधानसभाएं हैं, और 90 की 90 सीटों में अलग अलग सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है चुनावी मैदान में, जिनमें अगर हम प्रमुख पार्टियों का नाम लें तो जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, इन सब ने अपने अपने उम्मीदवार हरियाणा में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उतारे हैं। विषय ये बनता है कि जनता आखिर चुनेगी किसको, किस तरीके का परिवर्तन जनता को चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और लग भी रहा है, आप एग्जिट पोल में देख लीजिए, किसी भी न्यूज़ पेपर में देख लीजिए, या कोई भी न्यूज़ देख लीजिए आप किसी भी चैनल पर जाकर, कोई भी नेशनल चैनल हो, कोई भी लोकल चैनल हो, एक बात का जो जिक्र है वो नॉर्मली हर जगह चल रहा है कि जनता अब की बार कुछ परिवर्तन चाहती है, कुछ चेंजिंग चाहती है अब की बार हरियाणा की जनता। अब वो इसका मतलब क्या निकलता है वो तो हमें 8 अक्टूबर को ही पता चलना है। जैसे जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या कोई लोकल पत्रकार हो, जैसे ही वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोगों की राय जानते हैं, लोगों का मिजाज जानते हैं, हरियाणा में किसकी हवा चल रही है, सिंपल भाषा में बोलूँ, इस विषय को अगर वो देखना चाहते हैं कि आखिर जनता चाहती क्या है, तो एक बात जो सबसे पहला जो पॉइंट जो सबसे ऊपर आता है वो ये माना जाता है और देखा भी जा रहा है कि शायद जनता कुछ परिवर्तन के मूड में है, जनता कुछ परिवर्तन चाहती है। अब इस चीज़ को क्या हम समझे वो तो 8 तारीख को ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले किसी चीज़ के लिए ज़्यादा बोल देना वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब शुरुआत करते हैं कि हरियाणा का इलेक्शन अब की बार इतना डिमांडिंग और इतना इम्पोर्टेंट कैसे है। वैसे तो चुनाव दूसरे राज्य में भी है, लेकिन हरियाणा में इसलिए है क्योंकि पिछले लगभग 10 साल से बीजेपी रूलिंग पार्टी में रही है हरियाणा में, और अब जनता चाहती है कुछ परिवर्तन, कुछ अलग। अब विषय ये बनता है कि जनता किसको वोट देगी। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि जनता कांग्रेस को वोट देगी या बीजेपी को वोट देगी। परिवर्तन का मतलब अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो हमें 8 तारीख का वेट करना चाहिए। उस 8 को शाम तक पता चलेगा कि आखिर इस परिवर्तन का एक्चुअल मीनिंग क्या था। खैर, हम इस विषय पे थोड़ा डीपली कुछ पॉइंट रखेंगे आपके सामने। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें ऑलमोस्ट सभी पार्टियों ने अपने हाथ आजमाए हैं। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, और अभी कुछ टाइम पहले इनेलो और बसपा, जो मायावती यूपी से जो पार्टी का जो मुखिया है, मायावती जी की पार्टी है बसपा, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, उसके साथ इनेलो ने टाई अप किया है, गठबंधन किया है। ठीक दूसरी साइड जेजेपी, जननायक जनता पार्टी के प्रमुख चीफ दुष्यंत चौटाला ने आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, उसके साथ हाथ मिलाया है। अब देखो, राजनीति है, इसमें लोग चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कास्ट का फ़ायदा उठा लें, क्योंकि वोट बैंकिंग अगर मैं देखूं तो नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कास्टिज्म का काफ़ी ज़्यादा कुछ सोचा जाता है कि शायद हम इस कैंडिडेट को उठाएंगे, इस कैंडिडेट को एक दूसरे के सामने लेके आएंगे। तो कास्ट एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो कहीं ना कुछ पॉइंट रखता है। मुझे अच्छा लगता है पर्सनली कि ना हमें किसी की कास्ट देखनी चाहिए कि कौन कैंडिडेट किस जाति से आता है, किस समाज से आता है, ना हमें किसी पार्टी से कोई मतलब। हमें जो एज ए सिटीजन मान लो, जनता मान लो, वोटर्स मान लो, हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी चाहिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने दायरे में, कि जो आपका क्षेत्र में जो विकास अधूरा है, जो मांगे हैं, जो जनता की, समाज की जायज़ मांगे हैं, जो एक्चुअल में पूरी होनी चाहिए, आई थिंक वो कौन कर सकता है। क्या पिछले रूलिंग टाइम में किसने क्या किया है जनता के साथ, उस कैंडिडेट का कैसा बिहेवियर रहा है, उस पार्टी का कैसा बिहेवियर रहा है, उस पार्टी के सीनियर्स कैसे आपको ट्रीट करते हैं, सबसे मेन बात। और अगली बात ये भी हो सकती है कि अगर हम किसी नए कैंडिडेट को मौका दें तो क्या उसके अंदर वो सारी खूबियाँ जनता को, आपको नज़र आती भी हैं, या सिर्फ
चुनावी झमेले हैं, को बड़ी बड़ी बातें बोली जाएंगी, आपको बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाए जाएंगे। कुछ बातें सिर्फ बातें होती हैं। हम ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए लोग हैं, हमें चाहिए कि रियलिटी में आप जनता के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल में। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आज़ाद समाज पार्टी, INLD, BSP, हजपा जिसके प्रमुख बलराज कुंडू, आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल, और फिर लास्ट में जो एक पॉइंट बचता है वो है आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय। आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार, उसमें से ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी भी पार्टी में विश्वास नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी में शामिल होने की कोशिश की है, टिकट्स के लिए एप्लीकेशन किया था, दावेदार थे, उनकी टिकट कट गई, उनको टिकट नहीं मिली। वो आज़ाद, एक्चुअल में वो आज़ाद लेवल पर ही उसको फाइट करेंगे। अब वो एक 8 को पता चलेगा, 9 को पता चलेगा, 10 को पता चलेगा कि कौन आज़ाद प्रत्याशी, कौन एक निर्दलीय उम्मीदवार किस पार्टी में ऐड होता है। वो पार्टियां जब उनके ऊपर बनती है, जैसे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि बहुमत नहीं मिला, तो लोग फिर अपनी तरफ ऐड करने की कोशिश करते हैं। खैर, वो एक अलग विषय रहा है। हरियाणा इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा में अब की बार 90 की 90 सीटों पर एक कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एग्जिट पोल जैसे जैसे हमने इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास किया है कि एक्चुअल में जनता क्या बोल रही है, रिपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं, कि जनता चाहती क्या है, क्योंकि रिपोर्टर्स ने काफ़ी गांव-गांव जाकर सर्वे किया है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारा रुख पता चलता है। जनता की जब नब्ज पकड़ी जाती है तो पता चलता है कि एक्चुअल में वो चाहते क्या है, क्योंकि वैसे भी हरियाणा की जनता काफ़ी अवेयर है और वो एक पहले ही मूड बना लेती है कि हाँ, हमने अब इस पार्टी को हराना है, इस पार्टी को जिताना है। खैर, वो कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट भी निर्धारित हो जाती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक्चुअल में हम भी हरियाणा से हैं, हम मानते हैं कि हरियाणा से जो भी जनता है वो अब शिक्षित है, एजुकेटेड है, ज़्यादातर लोग समझदार हो चुके हैं, मीडिया काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है, लोग समझते हैं कि हवा किस साइड चल रही है अब की बार। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस चुनाव में लगभग कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां काफ़ी उलझन से गुजरी हैं। बीजेपी के कुछ प्रमुख मंत्रियों की टिकटें कट गई, कुछ अच्छे खासे कार्यकर्ता थे, उनकी टिकट उनको नहीं मिली, उनकी जगह पर किसी और को टिकट मिल जाती है, लोगों में नाराज़गी बनती है, उनसे जुड़े हुए लोग पार्टी से नाराज़ हो जाते हैं। किसी कारणवश वो या तो आज़ादी प्रत्याशी के सतर पर लड़ेंगे निर्दलीय तौर पर, या किसी अन्य पार्टी को टाई अप करेंगे। ये काफ़ी उलझन भरा सिस्टम अब की बार कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है, बीजेपी में भी, बीजेपी पार्टी में भी और कांग्रेस में भी। अभी कुछ टाइम पहले बीजेपी के प्रमुख एक मिनिस्टर्स में से अम्बाला कैंट से अनिल विज, जो हरियाणा के होम मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी दावा ठोक दिया था कि मैं इतना सीनियर हूँ, हमने कभी पार्टी से कुछ ज़्यादा कोई डिमांड नहीं की, लेकिन जनता हमसे, मुझसे खास तौर पर दुआ मांगती है जहाँ भी वो जाते हैं। ऐसा उनको बोलना था, मानना था कि आपको सीएम क्यों नहीं बनाया जाता, आप इतने सीनियर हो, इतने अच्छे नेचर के हो, जनता के लिए आपने इतना कुछ किया है, तो आपको सीएम पोस्ट क्यों नहीं मिलती या क्यों नहीं मिली? क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से हमारे हरियाणा के सीएम को चेंज किया गया, मनोहर लाल खट्टर से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। अब कुछ लोग नाराज़ होंगे, नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक सी, क्योंकि नायब सिंह सैनी से पहले बहुत सारे ऐसे दावेदार हो सकते हैं जिनकी एक उम्मीद थी कि शायद उनको सीएम की होड़ में लेके आया जाए, सीएम की रेस में लेके आया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। खैर, वो राजनीतिक सिस्टम है, वो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा सुर्खियों में आया था, ब्रेकिंग न्यूज़ थी कुछ टाइम पहले कि अनिल विज भी चाहते हैं कि उनको सीएम ऑफर किया जाए पोस्ट को, बट पार्टी ने कुछ और ही सोच रखा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, ये जो छोटी छोटी मूवमेंट होती हैं, ये पार्टी के लिए काफ़ी एक स्ट्रगल टाइम क्रिएट करती हैं, ये सच है। और ये जो ये खिंचा तानी का माहौल है ना, जो ये उलझन भरा माहौल है, ये दोनों पार्टियों में, देश की जो प्रमुख पार्टियां रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस में भी कुछ लोग, जैसे शैलजा कुमारी कुछ टाइम पहले से सुर्खियों में रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वो भी सीएम की रेस में। उनका मानना था कि उनको क्यों हरियाणा का सीएम ऑफर नहीं किया जाता, क्यों नहीं उनको हरियाणा में सीएम का चेहरा बताया जाता, क्यों उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि अच्छा खासा उन्होंने काम किया है, टाइम दिया कांग्रेस को। बट कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम का चेहरा बनाया हुआ है अब की बार इलेक्शन में। और इससे भी पार्टी में कुछ लोगों को नाराज़गी थी, जनता में उससे जुड़े जो लोग थे उनको नाराज़गी थी, क्योंकि ये सब चलता है। बट हाँ, ये फिर अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि इन सब से एक स्ट्रगल क्रिएट होता है। एक इसमें सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि 90 विधानसभा सीटों में
दोनों ही प्रमुख पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी को समझ लो या कांग्रेस को समझ लो, दोनों पार्टियों से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। मिस्टेक्स इन द सेंस कि जैसे किसी कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए थी एमएलए की, उसको नहीं मिली, बजाय इसके कि उसकी अच्छी खासी पकड़ थी समाज में, वो सीटें ले सकता था, वो अच्छी खासी वोट अचीव कर सकता था, लोगों का काफ़ी ट्रस्ट था, लेकिन किसी भी रीज़न से मान लो उनको टिकट नहीं मिली और किसी दूसरे को टिकट दे दी गई। बड़ी बात, ये जो पॉइंट है ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन इसको मैनेज कर रहा था, इस मैनेज पॉइंट में कौन सीनियर था, वो एक अलग विषय है। बट हाँ, ऐसा देखा गया है, आंकड़े बताते हैं कि बहुत सारी सीटों पर ऐसा हुआ है कि अगर सीट उसको ना मिलकर उसको मिल जाती, आप समझ सकते हो, नाम लेना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता, अच्छी खासी वोटों से वो पार्टी को प्लस करते। बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी सीटों में ऐसा हुआ है कि लोगों ने काफ़ी उम्मीद जताई थी कि पार्टी इसी को वोट देगी क्योंकि उसकी अच्छी खासी पकड़ थी समाज के बीच में, बट उसको ना मिल करके किसी और को टिकट मिलती है और फिर मजबूरी बस, और एक स्वाभाविकता भी बनती है कि फिर वो कैंडिडेट आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर ही फाइट करेगा। और इसका खामियाजा मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका खामियाजा 8 तारीख को दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं फील होना है कि वहाँ पर उन्होंने गलती की है टिकट बंटवारे के टाइम। जैसे मैंने हरियाणा के एक्स होम मिनिस्टर अनिल विज के बारे में बताया, उसी तरीके से इससे पहले के चुनाव में जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला अकेले चुनाव को फाइट किया था उन्होंने, और लगभग 10 सीटें उन्होंने हरियाणा में जींद जिले के आसपास अच्छी खासी वोटों से उन्होंने अचीव की थी। और यही सबसे बड़ी बात थी कि वो किंग मेकर की भूमिका में आए, हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे लगभग 4 साल प्लस। बट अब की बार लोगों का कुछ और मानना है उनको लेकर कि अब की बार वो परफॉर्म जेजेपी नहीं कर पाएगी, ऐसा लोग मानते हैं। हम अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं दे रहे इस विषय में, ऐसा लोग मानते हैं कि अब की बार जेजेपी इतना परफॉर्म ना कर पाए, हो सकता है इसीलिए शायद दुष्यंत चौटाला यानी कि जेजेपी ने आज़ाद समाज पार्टी के साथ टाई अप किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में लगभग 70 सीटों पर जेजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है और लगभग 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार फाइट करेंगे। दूसरी तरफ INLD यानी कि इनेलो, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी रही है, उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला और BSP सुप्रीमो मायावती के बीच गठबंधन हुआ है। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सीटें अर्जित करने का दावा हरियाणा में किया है। फाइनली परिणाम क्या होते हैं वो तो 8 को पता चल रही है। हरियाणा में अब की बार केजरीवाल ने भी अपनी किस्मत आजमाने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने हरियाणा की विधानसभा में अपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। निर्णायक फैसला 8 को हो जाना है कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कितनी सीटें लेती है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा ना भी हो सकता क्योंकि जनता कुछ भी कर सकती है और फाइनली 8 को पता चलना ही है। बट जहाँ तक रिसर्च बोलती है, आंकड़े बोलते हैं, अगर किसी भी प्रमुख पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, वो मैच्योरिटी हासिल नहीं करती, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी या हजपा यानी कि बलराज गुंडू की पार्टी, हरियाणा जनसेवक पार्टी, हजपा, आम आदमी पार्टी और जेजेपी प्लस आज़ाद समाज पार्टी और INLD प्लस BSP, ये किंग मेकर की भूमिका में आपको नज़र आ सकते हैं। हो सकता है इन में से किसी एक पार्टी को किंग मेकर का पॉइंट मिल सकता है, जैसे पिछली बार जेजेपी को मिला था। अगर बीजेपी और कांग्रेस मैच्योरिटी हासिल नहीं करती है तो जगह जगह रैलियां हो रही हैं। मोदी जी हरियाणा में काफ़ी जगहों पर उन्होंने रैली की है, लोगों को संबोधित किया है, बड़ी बड़ी बातें की हैं। एक दूसरे को, क्योंकि राजनीति है, एक दूसरे को तो स्टेड करेंगे ही, बट देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करने के बाद बीजेपी को, कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को कितना फ़ायदा होता है, या फिर ये रैलियाँ सिर्फ रैलियाँ ही रहती हैं, वो तो 8 को पता चलना ही है। अब के इलेक्शन में आज़ाद प्रत्याशियों की काफ़ी अच्छी भूमिका बताई जा रही है क्योंकि आज़ाद प्रत्याशी काफ़ी मात्रा में अब की बार हैं। उनमें से कुछ तो स्टार्टिंग से ही आज़ाद यानी कि निर्दलीय हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी से रिलेशन में थे और उनको टिकट नहीं मिली, वो आज़ादी प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय अब की बार फाइट कर रहे हैं। बट ऐसा आंकड़े बताते हैं कि अब की बार आज़ाद प्रत्याशी काफ़ी अच्छी भूमिका में नज़र आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, द रियल रिसर्च आपसे अनुरोध करता है और आपसे सलाह भी मांगता है, और आपके सुझाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप किस पार्टी में विश्वास रखते हैं, और साथ में आप यह भी बताने की कोशिश करना कि किस पार्टी ने आपको क्या सहयोग दिया है। आपके दिनचर्या, आपकी रात्रिचर्या या आपके जीवन सत्र में किस पार्टी ने कितना परिवर्तन किया है, आपको कहाँ तक सपोर्ट किया है। हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपके अब घर घर तक आते हैं, किसी भी कैंडिडेट को समझ लीजिए, किसी भी पार्टी को देख लीजिए,
वो क्या सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए बनने के बाद आपसे कभी मिलते हैं, आपकी कोई परेशानियों को सॉल्व आउट करते हैं, आपसे पूछते हैं कि अब क्या चल रहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? किसी ने आज तक आपसे पूछा है? अगर पूछा है, मुझे लगता है आपको उसको वोट देनी चाहिए। और अगर किसी ने नहीं पूछा है, सिर्फ आपकी पूछताछ सिर्फ वोटिंग टाइम, इलेक्शन टाइम पर ही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक वोट कीमती है। सोच समझ कर वोटिंग कीजिए। ये आपका वो अधिकार है जो कुछ भी कर सकता है। वोट में काफ़ी पावर है। शर्त यह है कि आपकी वोट, आपका फैसला एक अच्छी और एक सच्ची जगह पर होना चाहिए। द रियल रिसर्च की तरफ से हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम सभी का समर्थन करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वोट किसको देंगे। हम आपको तौर तरीके बता सकते हैं, आपको कुछ पॉइंट बता सकते हैं। जो कैंडिडेट उन पॉइंट्स के साथ मैच करता है, आप उसको वोट दे सकते हैं। पॉइंट्स नंबर 1, जैसे ऐसा उम्मीदवार जो नशा ना करता हो, ऐसा उम्मीदवार जो समाज की भलाई के लिए दिन रात एक करता हो, ऐसा उम्मीदवार जो आपको पहले से जानता हो, सिर्फ इलेक्शन टाइम ही आपका अपना ना बना हो, पहले से आपके साथ टाई अप हो, समाज में अच्छी सोच रखता हो, समाज में अच्छी सोच बनवा सकता हो, समाज को सुधार सकता हो, खुद नशे से दूर हो, दूसरों को नशे से दूर करवा दे, शराब बंद करवा दे, जो जीव हत्या है उसके खिलाफ हो, समाज में एक अच्छा नेचर, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा क्रिएशन देने की क्षमता रखता हो, समाज के लिए कुछ कर जाए, ऐसा कैंडिडेट विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनने की दौड़ में कोई भी आपके क्षेत्र में विशेष में हो, आप उसको सपोर्ट कीजिए। इस बीच, इस पॉइंट के बीच ना कोई पार्टी मायने रखती, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री। सिर्फ इंसानियत देखना कि किस इंसान में वाकई में इंसान कहलाने लायक कुछ है। जैसे ये पॉइंट मैच करते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी से कनेक्ट हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, आप उसको वोट कर सकते हैं। 8 तारीख को रिजल्ट हमारे पास होगा। हम फिर से आपके सामने आएंगे इस मुद्दे को लेकर कि जो भी पार्टी बनेगी, जो भी रूलिंग पॉइंट बनेंगे, जिसको भी सत्ता में आना होगा, चाहे वो टाई अप करके या खुद मेच्योरिटी से बहुमत लेकर, कुछ भी, हम उनके सामने जनता के कुछ पॉइंट रखेंगे कि अब उस सरकार को क्या करना चाहिए। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करना और बताने की कोशिश करना कि हरियाणा में क्या चल रहा है और आपको क्या लगता है कि हरियाणा में सरकार किसकी आ सकती है। ये भी बताने की कोशिश करना कि आप किसे वोट करेंगे और क्यों करेंगे, कारण भी साथ में बताना, ताकि जनता अवेयर हो सके, घर घर तक हम सच्चाई और अच्छाई पहुँचा सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।